नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आज इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे बहुचर्चित जो टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वह टॉपिक है कि आर्यंस मतलब आर्यंस की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है आर्यंस की, और कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे हम जान सकते हैं, कौन कौन से एविडेंस हैं जिससे हम जान सकते हैं कि आर्यंस जो है वाकई में भारत में आए थे। अब हम जानेंगे कि आर्यंस की शुरुआत कहाँ से होती है। हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है लगभग 1500 बीसी में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है 1700 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में, मतलब इन्हीं पीरियड के बीच में जो है आर्यंस भारत में आए। कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि आर्यंस ही कारण थे किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का। वो सेंट्रल एशिया से चले। वैसे इनकी इन्वेजन की थ्योरी जो है कई है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि आर्कटिक रीजन से आए, जैसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक से आए थे। लेकिन अधिकतर जो स्कॉलर्स है, अधिकतर जो इतिहासकार है, अधिकतर जो वैज्ञानिक हो यही मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस भारत में आए। लेकिन जब भारत में आए तो इन्होंने कौन कौन से चेंजेस किए और वो चेंजेस हुए और उन्हीं के द्वारा ही किए गए, इसके कौन कौन से एविडेंस हैं इसमें हम जानेंगे। देखिए, इसमें जो एविडेंस है वो हम दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक है लिटरेरी सोर्स, दूसरा है साइंटिफिक सोर्स। लिटरेरी सोर्स में दोस्तों आता है वेद और उपवेद, मतलब कि वेदास और उपवेदास, जो कि आर्यंस द्वारा ही लिखा गया है। और ये हमें आर्यंस के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स होगा। आपको पता है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो भारत में नहीं पाए जाते थे पहले, लेकिन वो आर्यंस के साथ आए ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद जो है उसको जब हम पढ़े तो हमको पता चला कि इसमें जो वर्ड है अश्व, जिसका मतलब है घोड़ा, वो घोड़ा तो भारत में पाया ही नहीं जाता था। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई साइट्स पे उसके बोन्स के एविडेंस मिले हैं, लेकिन वो भी दोस्तों कंफर्म नहीं है कि हाँ उसी टाइम पीरियड के थे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं हाँ कि ये जो है आर्यंस के साथ ही घोड़ा जो है भारत में आए थे, घोड़े जो है भारत में आए थे। और दूसरी चीज ये है कि जो वर्ड है घोड़ा मतलब अश्व, जो वर्ड है वो इंडो यूरोपियन जितने लैंग्वेजेस हैं उसमें कई देशों के लैंग्वेज में जो है अश्व शब्द हमको मिलता है। जैसे कि ग्रीक में हो गया, लेटिन में हो गया, इन सब जगह पे जो है हमें अश्व शब्द मिलता है। अब दूसरा जो शब्द है वो है नदी। जैसा कि नदी का मतलब होता है रिवर, और जर्मनी में भी नदी का मतलब होता है रिवर। तो इससे हम कह सकते हैं कि आर्यंस कहीं ना कहीं जो भारत में आए और दुनिया में जो लोग हैं वो कभी आर्यंस के पार्ट थे और बाद में दुनिया के और हिस्सों में वो फैल गए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है M17। M17 क्या है? M17 एक लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफर होता है। जैसे जो हमारे एंसेस्टर्स में था, जो हमारे पूर्वज में था, वही ट्रांसफर होके हम में आया या हमसे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों में जो है ट्रांसफर होता है। M17। अब डीएनए क्या है? डीएनए जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? जो ह्यूमन के ब्लड में जो है ब्लड सेल्स में पाया जाता है यह कैरेक्टरिस्टिक। यह भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफर होता है। अब हम बात करेंगे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस क्या है। जैसा कि हमको पता है कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, पूरा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है और यूरोप का हिस्सा जो है, ये मतलब इस एरिया में पाए जाने वाले यूरोप के पूरे वेस्ट में, मतलब वेस्टर्न यूरोप से लेकर और साउथ ईस्ट एशिया तक जो एरिया है इसको इंडो यूरोपियन एरिया कहा जाता है। यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इसमें जितने भी लैंग्वेजेस हैं सब एक दूसरे के सिमिलर हैं, कहीं ना कहीं हद तक, बहुत अधिक हद तक ये एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं कि जो दूसरे कम्युनिटी के लोग जो है इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यह था एविडेंस। अब हम जानेंगे दोस्तों आर्यंस के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है आर्यंस का, इतिहास क्या है आर्यंस का, और इनसे रिलेटेड, इनसे जुड़ा हुआ कुछ और टर्म जानेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहले टर्म की अगर हम बात करें तो है आर्यवर्त। आर्यवर्त का मतलब है
होमलैंड ऑफ द आर्यंस, मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर आर्यंस रहते थे। हमें पता है कि वो माइग्रेट किए कहाँ से, सेंट्रल एशिया से या फिर वेस्टर्न एशिया से या फिर ईरान के एरिया से, और भारत में आए। भारत में आने के बाद उन्होंने सप्त सिंधु जो रीजन था, सप्त सिंधु वाला जो एरिया था, मतलब कि आज के भारत के नॉर्थ वेस्टर्न जो क्षेत्र है वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब सप्त सिंधु इन्होंने नाम क्यों दिया, इसका मतलब है कि द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। अब 7 रिवर्स कौन कौन सी थी? इंदस नदी, ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब, झेलम और सरस्वती। सरस्वती नदी दोस्तों नहीं रही है, खत्म हो गई है, डेजर्ट में वो खो गई है। और वहीं पर सप्त सिंधु रीजन में इन्होंने जो है वेद लिखना चालू किया, मतलब कि वेदों को लिखा। और वेद क्या है? कलेक्शन है किसका? हाइम्स का और मंत्राज का। वेद जो है ये कलेक्शंस हैं। अब हम जानेंगे कि ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा। ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट टेस्टिमोनीज में आता है, मतलब कि सबसे पहले जो है ऋग्वेद को लिखा गया। इन्होंने सबसे पहले ऋग्वेद को लिखा और इसीलिए ऋग्वेद में हमें बहुत से ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जिससे हम आर्यंस की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। पहले वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आए, जो अभी तो पाकिस्तान बट गया है हमसे 1947 में, लेकिन उससे पहले जब नहीं बटा था तो उस सारा एरिया, मतलब जहां पर 7 नदियां बहती थी उस एरिया में इन्होंने अपना कब्जा बना लिया। और लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ये सप्त सिंधु रीजन जो था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ये माइग्रेट होकर भारत के और हिस्सों में आ गया। वो हिस्सा कौन सा था? नॉर्थ में अगर हम बात करें तो मिथिला, बिहार का जो मिथिला है वहां से लेकर साउथ में विंध्य रीजन तक इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया भारत में। दोस्तों ऋग्वेद में यह मेंशन किया गया है कि उस टाइम पे कई ट्राइब्स हुआ करते थे। और ट्राइब्स हैं जैसे भारताज, मत्यसाज, क्रिबिस, पुरुष और द्रुसियुस। जो आपको बताते हैं कि भारताज जो ट्राइब्स था, इसका जो किंग था उसका नाम था भारत या भरत। उसी के नाम पर आज भारत का नाम भारत पड़ा है। और जिस एरिया में वो रहता था उसको भारत भूमि या भारतवर्ष कहते थे। भारत का नाम भी भारतवर्ष है। दोस्तों जो किंग होता था वो हेड होता था स्टेट का, जिसका स्टेट का हेड होता था, लेकिन उसका जो पावर था बहुत लिमिटेड था। लिमिटेड कहां तक था? राज्य धर्म तक ही किंग का पावर लिमिटेड था। जो पुरोहित होते थे, पुरोहित, उनको मिनिस्टर्स कहते थे, मतलब मिनिस्टर्स को पुरोहित कहते थे। आर्मी के जो चीफ होते थे उनको सेनानी कहते थे। और हेड ऑफ द विलेज जो होते थे उनको ग्रामीणी कहते थे। अब हम जानेंगे कि इन लोग थे कौन। इन लोग जो है चीफ ऑफिसर थे किसके? किंग के। मतलब कि पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। और उस टाइम पे जितने भी ट्रेड होते थे वो अधिकतर गाय से होते थे, मतलब 90% या 100% जो ट्रेड्स होते थे, कोई भी चीज होता था। फॉर एग्जाम्पल कि आप कॉलेज में या स्कूल में फी भी पे कर रहे हैं तो वहां पर भी उन लोग जो है गाय देते थे। जिसके पास जितना ज्यादा गाय होता था वो उतना ज्यादा वेल्दी होता था, उतना ज्यादा वेल्दी होता था। हम दोस्तों जानेंगे कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री कैसी थी उस टाइम पे, मतलब कि लोग कैसे किन चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो क्या करते थे। अगर मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर और पेस्टोरिज्म, ये दोनों उनके मेन ऑक्यूपेशन हुआ करते थे। और उन लोग प्रे करते थे भगवान से, उन लोग भगवान से विनती करते थे, भगवान की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि रेन पाने के लिए, क्रॉप्स के लिए अपने, और अपने कैटल्स जो होते थे उनके वेलबींग होने का, मतलब कि उनके कैटल्स जो है, जानवर जो है वो स्वस्थ रहें, इसलिए वो प्रे करते थे भगवान का। अगर हम बात करें कि खेती की सिंचाई कैसी होती थी तो इरिगेशन के लिए उन्होंने कनाल्स की सुविधा कर लिया था, मतलब वाटर चैनल से जो है पानी आता था और उनके खेतों को वो इस प्रकार से सींचते थे। और फर्टिलाइजर के लिए वो मेनली मैन्योर का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे उनका एग्रीकल्चर जो है और अच्छा हो सके और बढ़िया हो सके। अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स उन लोग उगाते थे जो आर्यंस थे, तो बार्ले, राइस और व्हीट, ये तीनों मेन क्रॉप्स हुआ करते थे उस टाइम के आर्यन सिविलाइजेशन के।
जैसा हमने बताया कि जो काऊ थी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी। अभी भी हमारे क्या हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में मेनली ऐसा है कि काऊ को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। गाय को मारना बहुत गलत समझा जाता है और गौदान सबसे बड़ा दान होता है। उसी तरीके से उस समय भी जो ऐसा था कि गाय को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। जो लोग गाय को पालते थे, जिसके पास अधिक गाय होता था वो बहुत ही ज्यादा रिच माना जाता था, और जिसके पास अधिक गाय होता था उसको गोमत कहते थे। ये आप देख सकते हैं। और इन्वेंशन, मतलब इन्वेंशन में अगर हम बात करें तो उस टाइम पे आयरन टूल्स स्कॉलर्स मानते हैं कि इन्वेंट कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को जोतने में, मतलब खेत को जोतने में और आसानी होने लगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है अपने पीक पे आ गया। और आर्यन सिविलाइजेशन का जो है मतलब आर्यन सिविलाइजेशन में जो है एग्रीकल्चर और ज्यादा एक्सपेंड हो गया। ये तो कुछ इसके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आगे हम लोग और भी फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों हम जानेंगे कि इकोनॉमी कैसी थी आर्यन सिविलाइजेशन में। उस टाइम पे क्या है कि नए नए इन्वेंशंस हुए, जिसमें टिन का, गोल्ड का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का और सिल्वर्स का, मतलब कि इन मेटल्स का जो है इस्तेमाल होना चालू हुआ। ट्रेड्स में और क्राफ्ट में जो है एक्सपेंशन हुए और बार्टर सिस्टम भी इमर्ज हुआ। उससे पहले हमने बताया था कि कोई भी ट्रेड होता था तो अधिकतर गाय को एज ए मतलब कि इकोनॉमी मानकर ट्रेड किया जाता था। लेकिन बार्टर सिस्टम आ गया, मतलब कि सामान के बदले सामान दो लोग जो है एक दूसरे को देने लगे। कॉमर्स जो है मोस्टली कंट्रोल किया जाता था। वो पानी ग्रुप के लोग जो है उसको कंट्रोल करते थे। अगर हम आर्ट वर्क की बात करें तो फिर हमें वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग और कारपेंटिंग के जो है सोर्स मिलते हैं। मतलब कि ये आर्ट एक्टिविटी जो है उस टाइम पे होते रहे होंगे। उसके बाद फिर फर, स्किन्स, वुलन फैब्रिक, ये सब गारमेंट्स बनाने के लिए यूज होते थे। और आर्यंस जो है माना जाता है कि वो अग्रेरियन नोबेड्स थे, मतलब कि एक जगह खेती करते थे फिर दूसरी जगह पर खेती करते थे और उन लोग हट्स में रहा करते थे। कुछ इतिहासकार, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि जो आर्यंस आए थे वो वहां पर पहले रह रहे द्रविडियन से प्रभावित हो गए थे। तो अब हम कुछ और फैक्ट्स जानेंगे, कुछ और एस्पेक्ट्स जानेंगे जो आर्यन से जुड़े हुए हैं। पहला चीज है वर्शिप, कि वो किस किस की पूजा करते थे। जैसे अभी मैंने बताया कि अधिकतर वो जो नेचुरल फोर्सेस होते थे, जैसे रेन हो गया, उसके बाद फिर सॉइल हो गया, और इन्हीं सब की पूजा किया करते थे। लेकिन मोस्टली जो है उनके जो फिजिकल फोर्सेस होते थे, जैसे कि सन, मून, स्काई, थंडर, विंड्स, इनमें जो है अधिकतर जो है मेल जो गॉड होते थे, मैस्कुलिन जो गॉड होते थे, उनकी पूजा करते थे। मतलब कि जो फीमेल्स गॉड हैं उनके बहुत कम नंबर मिलते हैं। बहुत कम ऐसे देवियों के हमें साक्ष्य मिले हैं कि जो उस टाइम पे आर्यन जिसकी पूजा किया करते थे। अधिकतर वो हाइम्स और रिचार्स को कंपोज किए। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर उस टाइम पे बहुत फ्लॉरिश था। मतलब कि हमें पता है कि वेदास, उपनिषद, ये सब उसी टाइम पे लिखे गए। और आर्यंस के टाइम पे मतलब एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही फ्लॉरिश था। ऑथरशिप की अगर हम बात करें तो पोएट्स, विजनरीज और फिलोसफर, इन सबको माना जाता है कि इन्होंने वेद को लिखा। और महाभारत और रामायण जो है वो भी आर्यंस के द्वारा ही लिखा गया था। अब मस्कुलिन्स जो गॉड हुआ करते थे, जैसे हमने बताया कि मोस्टली जो है मस्कुलिन्स होते थे, जैसे कि सोम हो गए, इंद्र हो गए, ये सभी जो है मेल गॉड है। लेकिन फीमेल गॉड्स जो है, जैसे कि गायत्री मंत्र के हमें साक्ष्य मिलते हैं आदित्य देवी के लिए, मतलब कि जिससे हम कह सकते हैं कि मतलब जो फीमेल गॉडेस थी उनकी बहुत ही कम नंबर्स मिलते हैं। ये था हमारा लेक्चर आर्यंस के बारे में। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।